चेक चेक। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यूर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू टुडे सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सारे बच्चे चैट में हेलो सर, हाय सर। आ गया जी, आ गया आ गया आ गया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा एग्जाम है, मैं आ गया। हाँ जी सर। सर। यस सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है, परफेक्ट। चलो गाइस, आज का सेशन शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि हर एक बच्चा जो इस वीडियो को लाइक करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसको भगवान प्लीज लॉ में एग्जेम्पशन दिला देना। ये मेरी दुआ रहेगी आप सब लोगों के लिए। और ये दुआ जो है सर, ये आप लोगों को फट से लग जाएगी अगर आप अभी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आने वाले वीडियोस में पहले से कर दो तो दुआ का इफेक्ट 2x है। 2x मतलब 120 नंबर आ जाएंगे कैसे मेरे? नहीं बेटा, 120 नहीं, 80 आ जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर, शुरू करेंगे। यस, हेलो गाइस, हेलो। सारे बच्चे प्लीज एक बार कमेंट में जरा लिखो, सर आई एम गोइंग टू गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। फटाफट एक बार प्रोसीजर कर लो। जब तक सारे बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं तब तक तुम एक बार कमेंट पे लिख दो, सर आई एम गोइंग टू गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, यस, एवरीवन कम ऑन। चलो गाइस, तो सर सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों के स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये फेमा मास्टर क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूं। इस मास्टर क्वेश्चन में मैंने नए क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस हटाए हैं, चेंजेस किए हैं। तो आपके पास मेरी एब्सोल्युटली लेटेस्ट किताब भी होगी ना, तो ये फेमा मास्टर क्वेश्चन पे काम हो रहा है। और इसका फाइनल वर्जन जो है मैं अपने टेलीग्राम में शेयर किया हूं। आप देखना उसके नाम के आगे अगर ड्राफ्ट लिखा है तो वो ड्राफ्ट को मत प्रिंट करना, यूज कर लेना, प्रिंट मत करना। पर अगर उसके आगे फाइनल लिखा है तो उसको प्लीज प्रिंट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फेमा मास्टर क्वेश्चन अवेल कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, ये फेमा मास्टर क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। सर ये शायद ही किसी के लिए मुमकिन है आज की डेट में जो फेमा का मास्टर क्वेश्चन आपको बना के दे सके, अनलेस वो मेरी बुक को कॉपी करे। कैसे सर? मैं आपको दिखाता हूं। मेरे बुक में अगर आप फेमा मास्टर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फेमा का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको दिखेगा फेमा के सीए फाइनल में पहले फेमा हुआ करता था। जो सीए फाइनल में क्वेश्चंस होते थे उसको मैंने इंटर में डाला है। और उस वक्त फिर हम पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा? इंटर में जो क्वेश्चंस मैंने डाले थे ना, वही क्वेश्चंस अब एमटीपी में 26 एमटीपी सितंबर 26 बन के उसी नाम से आने लगे हैं। तो सारे वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप देखोगे मेरे अगर फेमा के क्वेश्चन बैंक में, अगर आप देखोगे सर, तो मैंने कितने क्वेश्चंस डाले हैं सर। फेमा का मास्टर क्वेश्चन बैंक अगर आप देखोगे मेरा, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है सीए फाइनल का, बकायदा लिखा भी है सर। उसके अलावा आप देखोगे, कुछ और दिखाता हूं आपको। आप क्या 2020 वगैरह बोल रहे हो सर? इसमें मैंने नवंबर 2012 ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन भी डाला है जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। और उसके अलावा 2010 2002 का भी क्वेश्चन दिखेगा। पर सर इतने सारे क्वेश्चन बैंक करना है क्या? सबसे पहले भरोसा रखो मेरे पे। ये देखो, सीए फाइनल नवंबर 2010 का क्वेश्चन था जो मई 25 के एग्जाम में आया था। आप देख रहे हो ये 2010 का क्वेश्चन पहले से मेरे क्वेश्चन बैंक में था जो मई 2025 के एग्जाम में आया था। तो इसीलिए सारा क्वेश्चन रेलेवेंट है दोस्तों। अब सर देखो, फेमा को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया और डेफिनेशन हो गया, शुरू का पार्ट। पर उसके बाद वाला पार्ट आता है मेन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जितने भी करंट अकाउंट के क्वेश्चंस थे, इंक्लूडिंग आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन, लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन, सब मिला के मैंने एक क्वेश्चन बनाया है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे और एक क्वेश्चन बनाया है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। एक क्वेश्चन मात्र, जिससे आपका पूरा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सर ये मेहनत तो देखो बॉस, आपको समझनी पड़ेगी, ओवरनाइट नहीं होता है। ये किसी का कॉपी करके नहीं बनता है सर। अभी मैं सेशन के पहले इस शीट को अपडेट कर रहा था। पर तुमको ये जानना जरूरी है, हमने अभी 3 मिनट वेस्ट किए इस पे। तुमको ये जानना जरूरी है कि जो आपका 14 मार्क्स का टॉपिक है वो इसमें पूरी तरीके से कवर हो जाता है। उसके अलावा कुछ ए कैटेगरी क्वेश्चंस है जो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे इसी पीडीएफ के नीचे दे दूंगा कि भैया कौन से ए कैटेगरी क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक के आपको करने, 5 या 6 होंगे बस। उसके अलावा आपको फेमा में कुछ भी टच भी नहीं करना है। आर यू रेडी गाइस? यस सर। आ जाओ सर, फेमा के मास्टर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर आ जाओ, सबसे पहले सर आप लोग अपने नोट्स टेलीग्राम पे ये खोल सकते हो पीडीएफ। ठीक है। क्या कहता है सर? सबसे पहला आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक बार मैं आपको ब्रीफ रिवीजन करवा दूं। व्हाट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन, सबसे पहला पॉइंट, इट मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो होता है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा दोस्तों, मैं बता दूं, ये सीयूएटी और सीएटी जो है ना, वो नॉर्मली यूज नहीं होता है। ये हम लोग अपनी क्लास में यूज करते हैं। तो आप लोग सीयूएटी सीएटी मत लिख के आना एग्जाम में, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा।
सर जब आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हो उसके बारे में आपका सेक्शन 5 में लिखा हुआ है और उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स रूल्स 2000 में लिखा हुआ है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में, ये पता होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में दो बातें करते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या है? एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग, चार चीजें जो है वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। जैसे पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड, बिजनेस, सर्विसेज और शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट है तो वो भी माना जाएगा। दूसरा दोस्तों आप लोगों का दूसरा क्या पॉइंट था? दूसरा आप लोगों का अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस का खर्चा कर रहे हो, स्पाउस का, पेरेंट्स का, चिल्ड्रन का, ट्रैवल का, मेडिकेयर का या एजुकेशन का खर्चा कर रहे हो, या चौथा दोस्तों अगर आपके कोई लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट पे कोई इनकम आ रहा है, वो सारी चीजें क्या मानी जाएगी? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कि भैया अ पर्सन कैन सेल, ये लैंग्वेज याद करना पड़ेगा आपको। अ पर्सन कैन सेल और ड्रॉ फॉरेक्स टू और फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड पर्सन इन केस इफ इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद आरबीआई कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है, और आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना के रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया, जहां पे शेड्यूल 1 आता है जो कहता है ट्रांजैक्शंस व्हिच आर प्रोहिबिटेड, शेड्यूल 2 जो कहते हैं ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिक्वायर सीजी का अप्रूवल, एंड शेड्यूल 3 जिसमें दो पार्ट है सर, पहला इंडिविजुअल वाला एंड अदर देन इंडिविजुअल वाला। अगर इतनी सी बातें आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में पता है ना, तो इसके बियॉन्ड तुमको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना और कुछ भी नहीं करना है। सर ये रिवीजन क्लास नहीं है तो मैं आपको इसको इन डेप्थ रिवीजन नहीं करवाऊंगा, पर मैंने आपको फिर भी ब्रीफली बता दिया दोस्तों। अब आ जाओ सर, तुमको सिर्फ क्या करना है, तुमको सिर्फ एक एक पॉइंट के बाजू में मुझे बताना है कि वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा तो अलाउड है कि नहीं अलाउड है। ये सारे ट्रांजैक्शन वैसे तो करंट अकाउंट है पर बताना, ठीक है? इधर देखो सर, सबसे पहला एडवाइस वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कि अ पर्सन कैन गेट फॉरेक्स एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशंस, क्या कंडीशंस है? सबसे पहला सर, Sir, X, a film star, wants to perform along with associates in New York on the occasion of Diwali for Indians residing at New York. New York में performance करना चाहता है. Foreign exchange draw up to $20,000 is required. उसको $20,000 चाहिए. सर आप क्या करना चाह रहे हो? आप बेसिकली कल्चरल टूर करना चाह रहे हो। कल्चरल टूर करना है तो आपका शेड्यूल 2 क्या कहता है? आपको किसका अप्रूवल लगेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का अप्रूवल लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का आपको अप्रूवल लगेगा। उस अप्रूवल के बाद ही आप ये इवेंट कर सकते हो एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द, एक बार नाम बोलो तुम चैट में, एक बार तुम सारे बच्चे चैट में नाम बोलो, पूरा नाम लिखो, पूरा नाम, मैं वेट कर रहा हूँ। पूरा लिखो सर, फॉरेन ब्रैकेट में ऊ ऊ ऊ आवे, ठीक है? लिखो सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें भी शॉर्टकट लिखो तुम, गधे कहीं क्या। ठीक है सर, ये क्या हो गया? ये आपका पहला वाला हो गया शेड्यूल 2। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? शेड्यूल 2 की बात कर रहे हैं। अगला पढ़ो दोस्तों, एम रिक्वायर्स $5,000 अमाउंट पे अभी ध्यान मत दो एक बार, फॉर रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर। देखो सर आपको बुक में मैं दो बातें बताता हूँ। ट्रांसपॉन्डर जो है वो दो चीजों के लिए यूज होता है, एक तो टीवी चैनल के लिए और एक दूसरा इंटरनेट सर्विसेज के लिए भी। तो दोनों के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है, पर आईसीआई जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मिनिस्ट्री का नाम नहीं लिख रहा है, तो आप लिखोगे एज पर शेड्यूल 2। आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का अप्रूवल लगेगा। क्या आप लिख सकते हो सर? याद नहीं आया तो बिल्कुल लिख सकते हो कि आपको कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का अप्रूवल लगेगा। P requires for payment of callback services. हेलो सर, शेड्यूल 1 ऑफ दिस रूल्स जो क्या कहता है? कॉलबैक सर्विसेज जो है इट इज प्रोहिबिटेड, तो उसके लिए पेमेंट नहीं कर सकते। शेड्यूल 1, मिस्टर पी हैज वन अ बिग लॉटरी एंड वांट्स टू रेमिट $20 20,000 आउट ऑफ विनिंग टू हिज सन इन यूएसए। सर इंडिया में जो लॉटरी, दो अलग अलग पॉइंट है, एक तो लॉटरी इनकम को आप रेमिट नहीं कर सकते, दूसरा इंडिया के बाहर आप लॉटरी टिकट्स खरीदने के लिए पैसा रेमिट नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग पॉइंट है, इस तरीके से ही चलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं? मिस्टर जेड इज अनवेल एंड वुड लाइक टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट। वुड लाइक टू मतलब इसकी मर्जी है कि एक काम करता हूं, आज एक पान खा लेता हूं, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेता हूं, मजा आ जाएगा, बाद में आइसक्रीम भी खा लेंगे। अरे सर, मिस्टर जेड इज अनवेल एंड वुड लाइक टू हैव किडनी ट्रांसप्लांट मतलब करवाना है। ही वुड लाइक टू नो द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड एंड द अमाउंट टू बी ड्रॉन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। सर मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सम अप कर देता हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप लोगों का जो शेड्यूल 3 है ना, शेड्यूल 3 दो पार्ट में बटा हुआ है। एक आप लोगों के इंडिविजुअल की बात करता है और एक अदर देन इंडिविजुअल की बात करता है।
जो इंडिविजुअल वाला पोर्शन है उस पे फोकस करो। इंडिविजुअल जो है उसको कोई भी खर्चा करना है सर, उसको ट्रैवल करना है, उसको किसी को गिफ्ट देना है, उसी को डोनेशन करना है, उसको कोई बिजनेस ट्रैवल करना है, बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, कुछ भी करना है। अच्छा, ट्रैवल सर आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तुम नेपाल जाओगे, भूटान जाओगे, तो तुम फॉरेक्स नहीं यूज कर सकते। पर अगर ट्रैवल कर रहे हो, उसके अलावा दोस्तों अगर आपको इमिग्रेशन के लिए पैसा चाहिए, स्टडीज अब्रॉड के लिए पैसा चाहिए, या अगर आपको मेडिकल खर्चा अब्रॉड के लिए पैसा चाहिए, ये सब के लिए सर हमने एक इंडिविजुअल के लिए फाइनेंशियल ईयर का लिमिट बनाया है $2,50,000 अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पर दोस्तों, आप 2,50,000 से ज्यादा खर्च करना चाहते हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। पर दोस्तों, ये तीन केस में इमिग्रेशन, स्टडीज अब्रॉड और मेडिकल एक्सपेंसेस, इमिग्रेशन, स्टडीज अब्रॉड और मेडिकल एक्सपेंसेस, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंटर में इतना क्लियरली बोला भी नहीं है जितना फाइनल में था, और इंटर में पूछ रहे हैं ये लोग। इंटर में आधे तो टीचर्स को भी नहीं पता क्या कि सर जो इमिग्रेशन, स्टडीज और मेडिकल अब्रॉड है, इसके लिए अगर आप रेस्पेक्टिव कंट्री का, रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का और रेस्पेक्टिव मेडिकल इंस्टीट्यूशन का अगर आप सर्टिफिकेट लाके जो एस्टिमेट है वो जमा करोगे ना, तो ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो तुमको खुद फॉरेक्स दे देगा, तुमको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे 2,50,000 के ऊपर अप्रूवल पड़ता है लगता है, पर ये तीनों केस में अगर रिस्पेक्टिव जगह से आपको सर्टिफिकेट मिल गया जहां पे आपको बेसिकली क्या लिखा रहेगा, जहां पे आपको एस्टिमेट लिखा रहेगा, तो आप जो है उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं लोगे, उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं लोगे। अरे क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, उसके लिए उसको बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, कर लो। $2,50,000 का लिमिट है, उस तक अप्रूवल नहीं लगेगा। ये लिमिट एग्रीगेट पर इंडिविजुअल पर फाइनेंशियल ईयर है। उसके ऊपर का खर्चा करोगे तो तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है और वहां के डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। सेम गोज फॉर अगला वाला पॉइंट विच इज अबाउट स्टडीज अब्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट गिवन। सर ये इंडिया के बाहर जाके पढ़ना चाहता है, हाँ तो भैया वही $2,50,000, और इनके पास तो एस्टिमेट भी है बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो आपको 2,50,000 के ऊपर आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा। पर आपको जरूरत ही नहीं है कि भी हो, क्योंकि आपको तो 1,20,000 की जरूरत है। तो ये दोनों किससे रिलेटेड हो गया सर? ये शेड्यूल 3 से रिलेटेड हो गया। उसके बाद दोस्तों, गिफ्ट रेमिटेंस ऑफ 10,000 बाई मोहन। यहां तुम फंसते हो, तुमको लगेगा हाइला गिफ्ट दे रहा है, ये वो कौन सा ट्रांजैक्शन है सर? अगर मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूं, अगर मैं इंडिया में हूं और आप इंडिया के बाहर हो, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा राजा? ये आप लोगों का करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो उसको दे सकते हो। $2,50,000 तक का लिमिट है, उसके ऊपर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। कनिका त्रिपाठी नीड्स टू विड्रॉ फॉरेक्स फॉर द पर्पस ऑफ विजिट टू यूके फॉर अ कल्चरल इवेंट। सर पहले वाले पॉइंट में क्लियर नहीं था ना, इसलिए यहाँ पे मैंने कल्चरल इवेंट डाल दिया कि आप कल्चरल इवेंट के लिए इंडिया के बाहर जा सकते हो। बिल्कुल जा सकते हो सर। शेड्यूल 2 के हिसाब से आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल लगेगा शेड्यूल 2 के हिसाब से, और फिर आप इंडिया के बाहर जा सकते हो कल्चरल टूर के लिए। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे, सर मैंने पॉइंट नंबर 9 आपके बुक में जो होगा उसको काटा है क्योंकि उससे हेवी क्वेश्चन लिया है, और पॉइंट नंबर 11 को भी काटा है क्योंकि उससे हेवी क्वेश्चन लिया है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? सर रोहन शर्मा एन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैज स्टार्टेड अ क्रिकेट अकेडमी नेमली रोहन शर्मा क्रिकेट अकेडमी। तो यही तक पढ़ो सर, और आगे आगे की बात सुनो। रोहन शर्मा क्रिकेट अकेडमी, उसको कितना चाहिए पता है? उसको चाहिए $2 लाख। क्या करने के लिए? सर वो देगा मेलबोर्न क्रिकेट अकेडमी को, इंडिया के बाहर देगा। क्यों? एक तरह से स्पॉन्सरशिप समझ लो। तो क्या सर आप अपने लिमिट के अंदर हो? दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल 3 एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पे शेड्यूल 2 एप्लीकेबल है, जो कहता है अगर आप $1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर आप $1 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो क्या? हाँ सर। $2 लाख, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट के रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का। पर अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट्स लेवल स्पोर्ट्स बॉडी हो तो आपको अप्रूवल नहीं लगेगा। पर सर यहाँ तो आप प्राइवेट एकेडमी हो, यहाँ तो कोई स्पोर्ट्स बॉडी है ही नहीं ना, तो तेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तू $1 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं, तेरे को अप्रूवल लगेगा। अगर आप $1 लाख तक पे करते तो आपको अप्रूवल नहीं लगता, पर उससे ज्यादा मांग रहे हो ना आप, तो आपको कंसर्न मिनिस्ट्री का अप्रूवल लग जाएगा, सीजी का, आरबीआई नहीं। क्यों? शेड्यूल 2 में आ गया ये। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सर आप बिजनेस ट्रिप करना चाहते हो यूके में, करो ना। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आप बिजनेस ट्रिप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास करो। $2,50,000 का लिमिट है। सर एक्स wants to draw $20,000 to make a donation to charitable trust situated in Korea। डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन। पहले सर साउथ कोरिया देख के आपको याद आएगा कि कहीं वो मोमोस वाला ये ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड तो नहीं है। नहीं सर, वो नॉर्थ कोरिया था, साउथ कोरिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरा सर आप डोनेशन करना चाह रहे हो तो ये वो डोनेशन वाला है क्या सर जो चेयर क्रिएट करते हैं? नहीं राजा, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर इंडिविजुअल। आप डोनेशन देना चाह रहे हो, ये गिफ्ट के बराबर है, तुम $2,50,000 तक दे दो, कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखो आप लाइफस्टाइल लिमिटेड, लाइफसिस लिमिटेड, अ बिलियन डॉलर इंडियन कंपनी विशेस टू क्रिएट अ चेयर इन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। ये अलग डोनेशन है। आप चेयर क्रिएट करना चाहते हो इन अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। द चेयर इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। द चेयर इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तुमसे हम ये पूछ रहे हैं क्या चेयर ऐसा क्रिएट कर सकते हो? द आंसर इज यस सर, इट इज परमिसिबल। What is the maximum amount? Let me take a moment to tell you all the limits. Let me take a moment to tell you all the limits other वाले केस में, other than individual वाले केस में। अब देखो सर, other than individual वाले केस में क्या क्या आता है? सबसे पहला दोस्तों डोनेशन आता है। आप डोनेशन कर सकते हो क्या? हाँ जी सर, तुम लिमिट खुद से याद करो, 1% ऑफ अर्निंग्स ऑफ द लास्ट 3 years। दोस्तों आप कहां पे कंफ्यूज हो गए? आप 1% ऑफ लर्निंग 1% ऑफ अर्निंग्स ऑफ लास्ट 3 years का एवरेज मत ले लेना, क्योंकि तुमको सीएसआर की आदत है। तो जितना 3 साल का अर्निंग है उसका एग्रीगेट लो और उसका 1% और $5 million, विच एवर इज लोअर। तुम कंफ्यूज कहां होगे पता है? लोअर और हायर में हमेशा। यहाँ पे लोअर क्यों है सर? क्योंकि बहुत मटीरियल बड़ा अमाउंट है सर, $5 million। विच एवर इज हायर नहीं बोल सकते, विच एवर इज लोअर। पर दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी बाहर वाले एजेंट को कमीशन देना चाहते हो, क्योंकि इसने इंडिया में आपका कोई प्लॉट बिकवा दिया या कोई लैंड बिकवा दिया, कमीशन देना चाहते हो, तो सर आपका $25,000 का और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, जो पैसा इंडिया आया, और $25,000 विच एवर इज हायर तक का पैसा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तीसरा दोस्तों, अगर आप कंसल्टेंसी का पैसा देना चाह रहे हो तो दोस्तों नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए आप $1 million दे सकते हो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट के लिए $10 million तक दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट कर रहे हो तो आप $100K और 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन, विच एवर इज हायर तक का पेमेंट कर सकते हो। अगर आप किसका पेमेंट कर रहे हो? अगर आप बोलो किसका कर रहे हो? अगर आप प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट कर रहे हो तो ये देखो, ये 5% है, ये भी 5% है, और ये 5 million है। ये 100K है, ये 25K, ये विच एवर इज हायर हायर है, फिर से बड़े वाले में विच एवर इज लोअर है। ठीक है, तो सर इससे आपका मैक्सिमम अमाउंट आपको पता चल गया। एनी फॉर्मेलिटीज? सर देखो, फॉर्मेलिटीज में पेपर वर्क नहीं लिखना है आपको। फॉर्मेलिटीज में बस आपको ये लिखना है कि बताओ मुझे ये जो पेमेंट मैं कर रहा हूं क्या है। लिमिट के अंदर करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट के ऊपर जाएगा तो देखो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। लिमिट के ऊपर आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अरे बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। आगे आते हैं दोस्तों। सर एबीसी लिमिटेड, ये अगला क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। एबीसी लिमिटेड हायर द सर्विस ऑफ मिस्टर टेलर, technician from Germany, for the installation of machinery. For the installation of machinery, the company paid for $40,000 to the service rendered by Mr. Taylor. कितना पैसा दिया आपने? $40,000 का पेमेंट किया है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने एक मशीन खरीदा, उसके इंस्टॉलेशन के लिए आपने किसी को $40,000 दिया है, तो आप मेरी बात समझना। आप ये मत सोचना मशीन खरीदा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, पुट टू यूज करने तक का जो खर्चा होता है उसको कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं भाई। ये कितना बेसिक सवाल पूछ रहे हैं पता है आपको? आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल 1, 2 और 3 में कवर नहीं होता, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सर फ्रीली परमिटेड। वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर फ्रीली परमिटेड, देयर इज नो प्रोहिबिशन। ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आर फ्रीली परमिटेड। तो सर यहाँ पे टेलर को जो आप पैसा दे रहे हो वो सैलरी का पैसा है, और यहाँ पे कोई मॉनेटरी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो ये बिंदास कर ले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास कर ले इसको। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट एंड कमर्शियल प्लॉट्स, मैंने आपको इसका कमीशन बताया कितना, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000 विच एवर इज हायर। सर रेमिटेंस फॉर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, $1 million नॉर्मल केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $10 million। सर रमेश वांट्स टू ड्रॉ फॉरेक्स टू ट्रैवल टू नेपाल। अबे नेपाल जाने के लिए क्या, फिर तू अगली बार वेस्ट बंगाल जाने के लिए फॉरेन करेंसी मांगेगा, फिर तू महाराष्ट्र आने के लिए मांगेगा। अगर नेपाल जाने के लिए तेरे को नहीं लगेगा फॉरेन करेंसी, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये एलआरएस में अलाउड नहीं है, तो तू ये नहीं क्लेम कर सकता, इसके लिए फॉरेक्स नहीं मांग सकता तू। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। सर एसटीयू लिमिटेड हैड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ $250 million ओवर द लास्ट 3 financial year. It plans to donate $3 million to a university fund. Does it need RBI approval? बताओ सर तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्या? बताना जरा। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? देखो दोस्तों, पिछले 3 साल का है, आपको डोनेट करना है $3 million। सर आप मेरे को बताओ, पिछले 3 साल में आपने $250 million कमाए, तो उसका 1% कितना होता है? $2.5 million और $5 million विच इज लोअर। तो आपका लिमिट क्या है? आपका लिमिट है $2.5 million।
आप कितना देना चाहते हो? $3 मिलियन दे सकते हो, मना नहीं करना। डज इट नीड आरबीआई अप्रूवल? यस सर, इट एक्सीड्स द लिमिट। कहां तुम फंसोगे? अगर तुमको ये याद नहीं है कि विचएवर इज लोअर है कि हायर है। और ये तो इंटर के क्वेश्चन है सर। अगला, सर ग्लोबल शिपिंग लिमिटेड मेड रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब फ्रॉम आरएफसी अकाउंट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। उसने सीजी का अप्रूवल ही नहीं लिया पी एंड आई क्लब के मेंबरशिप ले। सर देखो मैं आपको बता देता हूं ये कॉन्सेप्ट भी। दोस्तों आपको पता है कि शेड्यूल 1 तो प्रोहिबिटेड है, वो तो तुम कर ही नहीं सकते। पर शेड्यूल 2 में सीजी का अप्रूवल और शेड्यूल 3 में किसका अप्रूवल लगेगा? शेड्यूल 3 में आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। पर अगर आप आरएफसी अकाउंट से पेमेंट करते हो ना, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, कोई लिमिट ही नहीं है। पर दोस्तों अगर आप एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से पे कर रहे हो ना, तो वैसे तो कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, पर कुछ केसेस में अप्रूवल लग जाएगा। जैसे सर आप पी एंड आई क्लब का मेंबरशिप का पेमेंट कर रहे हो, या एजेंट को कमीशन का पेमेंट कर रहे हो, या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हो, तो ये सारे जो एक्सपेंस है ना, ये सारे जो एक्सपेंस है ना, इस एक्सपेंस में आपको क्या लग जाएगा? इस एक्सपेंस में आपको अप्रूवल लग जाएगा। तो आप देखो अगर मैंने रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से पीएनआई क्लब का मेंबरशिप पे किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर अगर मैंने एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी पे से पे किया होता ना, तो मुझे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ता। तो इसीलिए मैंने अगला क्वेश्चन क्या डाल रखा है सर? अगला क्वेश्चन मैंने डाल रखा है ग्लोबल शिपिंग लिमिटेड मेड मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब फ्रॉम ईईएफसी अकाउंट। तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है सर, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। किस में आ जाता है? ये एक्सेप्शन में आ जाता है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो पक्का? हाँ सर, हाँ सर। अगला पढ़ो दोस्तों। अगला कहता है Cyphonic Limited remitted $11,000 as a reimbursement of pre-incorporation expense and brought in investment of $2.4 million into India. सर इंडिया में $2.4 मिलियन आया, तो 2.4 इंटू 5% कितना होता है? $1,20,000, $1,20,000 और $100K विच एवर इज हायर का लिमिट है। किसके लिए? फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो तुम्हारा लिमिट हो गया $1,20,000 का। अब इसमें दोस्तों $1,20,000 का, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर $1,20,000 का आप अगर उतने तक का पेमेंट कर रहे हो तो आरबीआई का ना अप्रूवल नहीं लगेगा। यहाँ पे आपने $11,000 का पेमेंट किया है, आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों। अगला, सर commission paid to an agent in Mexico for sale of company's commercial plot to the tune of $50,000 against inward remittance of $9,50,000 from EEFC। अच्छा सर देखो, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट के तीन एक्सेप्शन, पी एंड आई क्लब, कमीशन टू एजेंट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो ईएफसी से पे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्या? लिमिट से ज्यादा है तो लगेगा। लिमिट क्या है? $9,50,000। सर $9,50,000 तुमको आया तो उसका 5% और $25,000 विच एवर इज हायर, ये लिमिट है आपका। तो 9,50,000 का 5% कितना हो गया? $47,500। तो $47,500 आपका लिमिट हो गया। आपने पे $50,000 किया है, तो लिमिट से ज्यादा है, तो शेड्यूल 3 कहता है आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ईएफसी अकाउंट से होना तुमको नहीं बचा पाएगा। सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो लास्ट के क्वेश्चंस है ना, ये आपको देखेगा मोस्टली आपके बुक में एडेड होंगे। ये जो सर कहां तक था आपका, ये रेमिटेंस पॉइंट नंबर 19 से ऐड हुआ है। 19 से लेकर के क्या ऐड हुआ है दोस्तों आप लोगों का? 19 से लेकर के लास्ट में 27 तक ऐड हुआ है। अगला सर, कंपनी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट मशीनरी। ये ध्यान से सुनना दोस्तों, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो मशीनरी टू अ फॉरेन बायर अंडर द रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। ये कहां आया था? इस शेड्यूल 1 में आया था कि अगर आप रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप कमीशन नहीं पे कर सकते, एक्सेप्ट 10% कमीशन ऑन टी एंड टोबैको। तो दोस्तों द कंपनी प्रपोज टू पे कमीशन टू इट्स एजेंट ऑफ 8% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। दे ही नहीं सकता, प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 1। इन अनदर ट्रांजैक्शन कंपनी एक्सपोर्टेड टी अंडर द सेम रूट एंड पेड कमीशन ऑफ 12% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। सर अगर आप टी एक्सपोर्ट करते हो तो 12% नहीं 10% दे सकते हो, तो 12% देना गलत है, 12% देना गलत है। अगला, वेदर द फॉलोइंग आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, पूछ रहे हैं बस ये दोनों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या? नया कॉन्सेप्ट है, सुनो। मिस्टर एस अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पीआरआई है, इंपोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। सर उसने बाहर से एक मशीन इंपोर्ट किया है। सर मशीन खरीदा, कैपिटल अकाउंट? नहीं सर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो मतलब जो आपका इंडिया के बाहर असेट या लाइबिलिटी ऑल्टर करते हैं। एक बार मैंने मशीन ले लिया और मैंने पूरा पैसा दे दिया, उसके बाद काय का असेट लाइबिलिटी? इंडिया के बाहर तो मेरा कुछ भी नहीं बचा। तो आप अगर क्रेडिट पे नहीं ले रहे हो ना, अगर आप क्रेडिट पे नहीं ले रहे हो तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बन जाएगा।
पर इसके अगले वाले पॉइंट का सारे बच्चे तुम जवाब दो। एन इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन यूएस फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कितने का क्रेडिट पीरियड? 3 महीने का क्रेडिट पीरियड। अच्छा आप बताओ, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड हो गया सर, करंट अकाउंट की कैपिटल अकाउंट? चैट पे बताओ, करंट की कैपिटल अकाउंट? क्रेडिट पीरियड है सर, बताओ एक बार, बताओ बताओ बताओ। धूप आ रही थी बहुत ज्यादा। हाँ बोलो, बोलो। हम्म। सर करेंट अकाउंट, बिकॉज करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। तो 3 महीने को मैं शॉर्ट टर्म मानूंगा। अगर ये 3 महीने की जगह 3 साल होता तो मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लिख देता। अब तुम पूछोगे सर ये मेरे को, तुम लोग कमेंट्स पे बताओ, सारे बच्चे तुम ही लोग बताओ, जो बाकी बाद में बच्चे कमेंट में लिख रहे तुम ही लोग बताओ। सर शॉर्ट टर्म क्या मानू? 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, क्या मानू? अच्छा कहाँ तुमको जवाब में छोड़ू मैं, ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा है सर। पर आप 6 महीने से कम को शॉर्ट टर्म मान लेना, 6 महीने से ज्यादा को लॉन्ग टर्म मान लेना। ठीक है। 12 महीना भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता आईसीआई 3 महीने के ऊपर कभी खेलेगा, क्योंकि रिस्क है सर उसमें, आपको दोनों तरफ मार्क्स मिल जाएगा। मान लो 9 महीना बोला और तुमने शॉर्ट टर्म मान के तुमने बोला करंट अकाउंट, तो भी तुमको मार्क्स देगा। तुमने लॉन्ग टर्म मान के कैपिटल अकाउंट बोला तो भी तुमको मार्क्स देगा, क्योंकि लॉ में शॉर्ट टर्म इस वाले लॉ में डिफाइंड नहीं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का। हेवी लोडर लिमिटेड इन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लोडर व्हीकल्स supplied 25 loader vehicles to the wholly owned American subsidiary of another Indian company. The supply was made with an invoice value of $350,000 in exchange for allotment of equity shares of the same value in the American company. Mr. Fred, an American agent involved in securing the business in the USA, demanded an export commission of 15% of the invoice value. Examine. दोस्तों यहाँ पे गेम क्या है पूरा समझना। गेम ये है, ये कंपनी है हेवी लोडर, ये हेवी लोडर लिमिटेड कंपनी है। उसके से एक अनरिलेटेड कंपनी है सर, ये अनरिलेटेड इंडियन कंपनी है। उस अनरिलेटेड इंडियन कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है जो एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। अब मिस्टर फ्रेड करके एक एजेंट है जो अमेरिका में बैठा हुआ है। अब सर इस कंपनी को एक्सपोर्ट किया है, और एक्सपोर्ट करने के बदले में क्या मांग लिया? थोड़ा सा इक्विटी इन्वेस्टमेंट मांग लिया। बोला तू पैसा मत देना, तू मेरे को इक्विटी दे दे, इस अमेरिकन कंपनी में इक्विटी दे देना। अब दोस्तों आप समझो, आपने अमेरिकन कंपनी को एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अब इस एक्सपोर्ट पे तुम कमीशन फ्रेड को दोगे क्या बेटा? सवाल ये है, ये दिखने को एक्सपोर्ट है सर, पर कायदे से ट्रांजैक्शन तो इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी कर रहे हैं, क्योंकि इस इंडियन कंपनी का तो होली ओन सब्सिडरी है भाई। तो इसको दिया, इसको दिया, एक ही बात है। इंडियन कंपनी को दिया, एक ही बात है। तो दो रेसिडेंट जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसमें फ्रेड का क्या लेना देना? तो इसीलिए क्या कहते हैं, व्हेन द एक्सपोर्ट इज मेड टुवर्ड्स equity investment in a joint venture or wholly owned subsidiary abroad of an Indian company। मेरी खुद की wholly owned subsidiary हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के तुम wholly owned subsidiary हो ना इंडिया के बाहर, और तुमको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो उसपे कोई भी कमीशन फ्रेड को नहीं देंगे। फ्रेड को नहीं देंगे, ये कमीशन जो है ये अलाउड नहीं है। दिस इज शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। इस लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है सर, डायरेक्ट नहीं, केस लॉस बन रहे हैं, केस स्टडीज बन रहे हैं, केस लॉस नहीं केस स्टडीज बन रहे हैं, तो आपको उस बेसिस पे अपना आंसर लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया सर? ये पूरा का पूरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के, तुम मानोगे कि तुम्हारे कम से कम 20 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन बैंक में टोटल 45 के आसपास क्वेश्चन होंगे, मान लो 42 45। आप समझो आपके कम से कम, सर कम बोलता हूँ, 15 क्वेश्चन तो हो ही गए सर। अब बचा हुआ सर, आप आ जाओ आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? Sir, capital account transaction means any transaction which alters the position of asset or liability in India of a PROI, or asset or liability including contingent liability outside India of a PRI, उसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और दोस्तों कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आपको मैं वापस से बेसिक्स बता देता हूं। आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस आता है 2000, रूल्स नहीं रेगुलेशंस आता है। उसमें सर पहला शेड्यूल 1 है, जो शेड्यूल 1 क्या कहते हैं कि पीआरआई कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? पीआरआई बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर शेड्यूल 2 आता है जो कहता है पीआरओआई कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकता है? सर पीआरओआई भी ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे जैसे सर इंडिया कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना इंडिया के बाहर, सर आपके फॉरेन सिक्योरिटीज खरीदना, फॉरेन करेंसी होल्ड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, और वही सब ये लोग भी कर सकते हैं। एक चीज है सर, सुनना मेरी बात ध्यान से, शेड्यूल 1 एक चीज कहता है, शेड्यूल 1 कि शेड्यूल 1 में इंडिया के लोग जो है ना पीआरआई जाके इंडिया के बाहर इंश्योरेंस ले सकते हैं,
मैं इंडिया के बाहर किसी कंट्री में इंश्योरेंस ले सकता हूं, पर बाहर का पीआरओआई आके ना इंडिया में इंश्योरेंस नहीं ले सकता। बाहर का बंदा इंडिया में इंश्योरेंस नहीं ले सकता, मैं बाहर जाके इंश्योरेंस ले सकता हूं, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा, शेड्यूल 3 के बाद एक रेगुलेशन 4 आता है सर। वो रेगुलेशन 4 क्या बात करते हैं, एनक्राफ्ट के बारे में। बेसिकली 5 6 ऐसे एक्टिविटीज है जो प्रोहिबिटेड है, जिसमें पीआरओआई आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कौन सा सर? इन्वेस्टमेंट इन निजी कंपनी। सर सी क्या हो गया आपका? आपका चिट फंड का बिजनेस। आर, रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं आना। ए, एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज में मत आना। एफ, सर आप फार्म हाउस का कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफर ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। इन सबके ऊपर से मैं आपको बता देता हूं, आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आएगा वो तुम लिख लो। सर आपका क्वेश्चन आएगा सेक्शन 6(4) या 6(5) में। 6(4) क्या कहता है? एक पीआरआई जो है, इट कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड इट वाज acquired when he was a PROI or it was inherited from a PROI. सेम गोस फॉर पीआरओआई। बाहर का बंदा इंडिया में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है इफ इट वाज acquired when he was a PRI और inherited from a PRI। अब इसमें सबसे खास बात जो याद करने की है सर, वो है रेगुलेशन 4, जहां पे आपको चार, सॉरी, ये है शेड्यूल 6(4) का आरबीआई क्लैरिफिकेशन, जहां पे आरबीआई ने 4 बातें बोली। सबसे पहला बोला सर, आप इंडिया के बाद बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करके मेंटेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सर, आपको जो भी इनकम आ रहा है आपके इन्वेस्टमेंट से, वो आप आराम से रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा सर, आप फॉरेन एक्सचेंज भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा, आप इन सब असेट्स को यूटिलाइज करके, ये आपके एलिजिबल असेट्स है, इनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इंडिया के बाहर, बिना आरबीआई के अप्रूवल के। ये सेक्शन 6(4) पे आपको क्वेश्चन आएगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मैं आपको बता रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझे? ओके। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कहता है सेक्शन 2, क्वेश्चन 2 कहता है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर परमिसिबल और नॉट अंडर द अबव एक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या ये कर सकते हो? पहला तो बेसिक बेसिक है सर। पहला, इन्वेस्टमेंट बाय अ पीआरआई इन फॉरेन सिक्योरिटी। क्या मैं इंडिया के बाहर फॉरेन सिक्योरिटी होल्ड कर सकता हूँ? जी हाँ सर, शेड्यूल 1 के हिसाब से पीआरआई होल्ड कर सकते हैं। क्या मैं फॉरेन करेंसी लोन रेज कर सकता हूँ अब्रॉड बाय अ पीआरआई? यस सर, शेड्यूल 1 कहता है आप फॉरेन करेंसी लोन भी ले सकते हो। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी और करेंसी नोट, शेड्यूल 1 कहता है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग इन टीडीआर, दोस्तों पीआरओआई के लिए शेड्यूल आपका रेगुलेशन 4 क्या कहता है, पीआरओआई के लिए एनक्राफ्ट में ये प्रोहिबिटेड है। इन्वेस्टमेंट इन निजी कंपनी, अगेन रेगुलेशन 4 क्या कहता है, पीआरओआई के लिए इन्वेस्टमेंट इन निजी कंपनी जो है वो प्रोहिबिटेड है। सर पीआरआई के लिए क्या प्रोहिबिटेड है? पीआरआई इंडिया के बाहर जाके नॉर्थ कोरिया में डील नहीं कर सकता। किसमें? नॉर्थ कोरिया में डील नहीं कर सकता। अगला दोस्तों, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पेमेंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। आपको पता है सर, दो चीजों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। पहला, रीपेमेंट ऑफ लोन और अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये दोनों पे क्या नहीं लगा सकते आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, परचेज बाय अ पीआरओआई ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन इंडिया एंगेज्ड इन प्लांटेशन एक्टिविटीज, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना सर। परचेज बाय अ पीआरओआई एंगेज्ड इन प्लांटेशन एक्टिविटी। सर क्या पीआरओआई प्लांटेशन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं सर। एनक्राफ्ट में क्या था? एनक्राफ्ट में ए था जो बोलता है एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक बात बोलूं क्या, यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा शायद ड्राफ्ट में, आप एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हो क्या? सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मत करना, पर एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हो क्या? नहीं सर, वो भी प्रोहिबिशन में आ जाएगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं खरीद सकता। एग्रीकल्चरल लैंड खरीद के कंस्ट्रक्शन करेगा क्या? है, खेती बाड़ी करेगा ना भाई, मत कर। एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं खरीद सकते। उसके बाद दोस्तों क्या छोटे छोटे पॉइंट्स बचे, देखो क्या कहते हैं। पर्सन हु वाज रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर सेवरल ईयर इज प्लानिंग टू रिटर्न टू इंडिया। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वाला अभी वाले पीडीएफ में तो सेम है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मतलब आपके बुक में जो है वो काफी है। पर्सन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज प्लानिंग टू रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली, ठीक है। कैन ही कंटिन्यू टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम इन द सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी इन यूएसए? सर ये पहले पीआरओआई था, अब ये पीआरआई हो गया। क्या ये अपने सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है? सर सेक्शन 6(4) क्या कहता है, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द फॉरेन सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड इट वाज अक्वायर्ड व्हेन यू आर अ पीआरओआई। तो आप बिंदास होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद क्या कहते हैं, मिसेस चंद्रा इज लाइकली टू इनहेरिट
फ्रॉम हर फादर सम इमूवेबल प्रॉपर्टी। चंद्रा कौन है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। वो अपने पापा से कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने वाली है इंडिया में। क्या बाहर के लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया का इनहेरिट कर सकते हैं? हाँ सर, सेक्शन 6(5) क्या कहता है? बाहर के लोग इनहेरिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम अ पीआरआई। तो इस क्वेश्चन में हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि इसका बापू जो है, मानते हैं कि पीआरआई होगा। तो अगर उसका बापू पीआरआई है और उससे इनहेरिट कर रही है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सेक्शन 6 क्लॉज 5 की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मिसेस चंद्रा एक पीआरओआई है और इंडिया की प्रॉपर्टी होल्ड करने की बात कर रही है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों लुचिका। लुचिका लुचिका गॉट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन यूके बेस्ड आईटी कंपनी। उसको इंडिया के बाहर अपॉर्चुनिटी मिला। शी मूव टू यूके एंड रिमेन्ड देयर फॉर 10 years। अब वो बाहर ही थी। ड्यूरिंग द टेन्योर शी परचेज्ड अ स्मॉल फ्लैट इन यूके। छोटू सा फ्लैट खरीदा उसने वहां रहने के लिए। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया शी जॉइंड अनदर इंडियन कंपनी। आईटी कंपनी ज्वाइन कर लिया, मतलब वो अब पीआरआई बन गई। एंड लेट आउट हर फ्लैट सिचुएटेड इन यूके। बाहर का घर भाड़े पे दे दिया। अब बाहर एक घर है, उससे भाड़ा आ रहा है। द रेंटल इनकम ऑफ द फ्लैट वाज डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। बाहर एक बैंक अकाउंट भी है, उसमें भाड़ा आ रहा है। A good amount was accumulated in her UK बैंक अकाउंट। बहुत पैसा हो गया। So she planned to purchase a second flat in UK. Whether Ruchika can purchase the first flat in UK and continue to retain even after returning to India. फर्स्ट फ्लैट इन यूके। अबे क्या फूक के बनाते हो क्वेश्चन? सेकंड फ्लैट खरीदने की बात कर रही है। पर ठीक है, इंडिया आने के बाद फर्स्ट फ्लैट खरीदने की बात करी। क्या वो खरीद सकती है? सर बिल्कुल खरीद सकती है। याद करो, ये सेक्शन 6(4) के क्लैरिफिकेशन में आते हैं कि इंडिया के बाहर के असेट्स के सेल प्रोसीड्स को या उसके इनकम को या बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे को फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हो आप। इनको एलिजिबल असेट माना जाता है, इनको फ्रीली यूज कर सकते हो। इनको यूज करके आप एक नया असेट परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको यूज करके आप एक नया असेट परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो दोस्तों? क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आगे दोस्तों, मुरारी लाल, लास्ट क्वेश्चन। मुरारी लाल जो है, ही हैज इन्वेस्टेड इन 4 रेसिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टीज। सर ये मैं आपको इसका सिंपल सा पॉइंट बता देता हूं, इधर देखो सर। अच्छा क्वेश्चन है, कर लो। मुरारी लाल, a person resident outside India, invested in 4 residential immovable property under construction in Kolkata। चार, बाहर का बंदा है, पीआरओआई है। उसने कोलकाता में 4 घर खरीदा। ईच प्रॉपर्टी इज नेगोशिएटेड है 2 करोड़। एक प्रॉपर्टी, 4 घर खरीदा, एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ का है, 8 करोड़ का खरीदा है। विद द कंपनीज ओन्ड बाय द बिल्डर। ईच प्रॉपर्टी 4 करोड़ का है, 2 करोड़ का है। दिस अमाउंट इज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 60% ऑन इमीडिएट बेसिस ऑन बुकिंग। पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट एट 60% ऑन इमीडिएट बेसिस एंड द बैलेंस ऑन पोजीशन। 60% तुरंत अभी देना पड़ेगा। अबव ट्रांजैक्शन इज डन बाय द कंपनीज ओन्ड बाय बिल्डर्स थ्रू 2 brokers from USA on commission basis। PROI, Mr. Murari जो है PROI, remitted 60% of the amount of all 4 immovable properties directly। उसने एक एक प्रॉपर्टी का 60% देता गया। Whether investment by Murari Lal and payment of commission on this transaction is permissible? How much maximum amount of commission can be paid to each broker? बताओ सर, तुमको क्या लगता है? क्या लगता है मुरारी के बारे में? बताओ। हाँ, मुझे बताओ मुरारी के बारे में। क्या मुरारी लाल जो है कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? सर सुनो, ये ट्रांजैक्शन आपको समझना जरूरी है। मुरारी अलग है, मुरारी लाल पीआरओआई है। और सर कमीशन जो है, ये तो शेड्यूल 3 वाला कमीशन तो पीआरआई के लिए है। तो बात वही है ना, यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व है, कंपनी के ब्रोकर है। तो मुरारी जो है वो कंपनी को पैसा देके फ्लैट इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है और कंपनी जो है वो ब्रोकर को पेमेंट कर रही है। पहला, क्या पीआरओआई इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? हाँ सर, शेड्यूल 2 में मुरारी लाल को अलाउड है। पीआरओआई जो है इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर भी कर सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है। शेड्यूल 2 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दूसरा दोस्तों, सिर्फ यही तक नहीं, दूसरा मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपका कंपनी ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहे हैं। सर आप 2 करोड़ का एक घर खरीद रहे हो, इंटू 4 घर खरीद रहे हो। पर दोस्तों वो जो ब्रोकरेज का लिमिट था ना, वो एक घर का था। तो आप 4 घर को नहीं, 2 करोड़ का एक घर है, इंटू 5%, ये आपको इंडिया में आया। और $25,000 विच एवर इज हायर तक का आप कमीशन दोगे। एक फ्लैट के पीछे 8 करोड़ का 5% नहीं कर दोगे। एक प्रॉपर्टी के लिए, फॉर ईच प्रॉपर्टी इट इज 2 करोड़ का 5%। ये छोटी बारीकियों में तो ही मार्क्स काटेगा। तुमको क्या लगता है पीआरआई का डेफिनेशन लिखो और तुमको मार्क्स मिल जाएगा? नहीं सर, ये छोटी बारीकियों में तो मार्क्स काटेगा। ये समझ रहे हो?
इतने सारे क्वेश्चन ये हमारे पूरे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के थे और इसके साथ हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने कहा था 40 मिनट्स, एग्जैक्ट 40 मिनट्स में हमारा ये सेशन खत्म हो गया, जैसा मैंने वादा किया था। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, जिनको नहीं पता, आप जो भी अटेम्प्ट में ये वीडियो देख रहे हो, आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है, इस अटेम्प्ट का मई 26 का वो शेड्यूल्ड है अभी ऑन 24th ऑफ अप्रैल। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोगों का 2 दिन के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा, बिकॉज हम लोग 2500 से ज्यादा बच्चे ले भी नहीं सकते। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तुम्हारे लिए अलग से एक वीडियो आएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको एक्सेस में आया होगा। पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, पर 2 दिन में क्लोज हो जाएगा। बहुत बेहतरीन होने वाला है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। आप लोग शुभमसिंगल.com में जाके चेक करो और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लेना। जो वीडियो यहाँ तक देखे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और तुमको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिख देना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। बिकॉज तुमने देखा, सर ये मेहनत, ये ऐसे ही नहीं बनता है सर, ये बहुत मेहनत से बनता है, ये एआई नहीं बनाता है, ये एक टीचर बनाता है सर। और आपको इसका फायदा होगा, यदि इसमें से क्वेश्चन आ गया तो तुम सदा आभारी रहोगे। नहीं आया तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, फेमा के कुछ ए कैटेगरी क्वेश्चन जो मैं टेलीग्राम में डालूंगा इसी के नीचे, आप उसको भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलो गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज योर सी बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।